गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास टेंथ का सेक्शन डी मॉडल पेपर 2026। देखो सेक्शन डी पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 मॉडल पेपर। पहले ही आपको मैंने बता दिया भी इसमें 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी। तो डी सेक्शन जो है इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आए। जैसे अपने सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन थे 3 नंबर के, इसमें 4 नंबर का और 3 क्वेश्चन आएगा, यानी 12 नंबर के टोटल आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मोस्ट है। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। अर्थात लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक सिटीजन का, एक नागरिक का क्या रोल होता है, ये आपको बताना है। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो है वो पढ़ करके नहीं बल्कि अनुभव करके लिखा जाता है। आप सब जानते हैं भाई भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्र के अंदर क्या ऐसा हम करें, तो वी ऑल इंडियंस वी आर ऑल्सो सिटीजन्स। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि लोकतंत्र जो है वो और मजबूत हो, उसको मजबूती मिले, इसके लिए हमें बताना है। तो रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हम जो अपने चारों ओर जो देखते हैं, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो हम लोगों का अर्थात नागरिकों का, सिटीजन्स का इसमें क्या रोल है वो देखिए। ये क्या कह रहा है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, सिटीजन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो भारत के नागरिक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी बिकम्स स्ट्रोंगर व्हेन पीपल टेक पार्ट एक्टिवली एंड रेस्पॉन्सिबली। जब भारत का नागरिक एक जिम्मेदारी के साथ और एक क्रियाशील बनकर के, एक्टिव बनकर के अगर लोकतंत्र में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। और यहाँ ये भी कह रहा है कि वी कैन हेल्प या सिटीजन कैन हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अर्थात भारत का नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निम्न प्रकार से सहयोग कर सकता है, हेल्प कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है। क्या? पहला ये कह रहा है वोटिंग इन इलेक्शंस, इलेक्शन में अपना मतदान करके। एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स हैज द राइट टू वोट। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसे अपना वोट देने का अधिकार है। इसलिए अपने वोट की ताकत से वो लोकतंत्र को मजबूत बना सकता है। दूसरा कहता है वोटिंग हेल्प्स इन चूजिंग बेटर लीडर। अर्थात जो हमें पावर दिया गया है, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान के द्वारा जो एक स्पेशल पावर दिया गया है वोटिंग का, ये वोटिंग का जो पावर है उसका यूज करके हम अच्छे से अच्छा लीडर जो है उसको इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा ये कह रहा है पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशन। अर्थात सार्वजनिक जो वाद विवाद या विचार विमर्श है उसमें हिस्सा लेकर के, पार्टिसिपेटिंग मतलब हिस्सा लेकर के। सिटीजन शुड डिस्कस पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज इन रेस्पेक्टफुल मैनर। अर्थात नागरिकों को ये चाहिए कि वो राजनीतिक विचार विमर्श जो है उनमें भाग ले। और दूसरा बाय शेयरिंग नॉलेज एंड ओपिनियन पीपल बिकम मोर अवेयर एंड रेस्पॉन्सिबल। अर्थात जनता को, भारत के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेना चाहिए, अपने ज्ञान के आधार पर उसे अपनी राय देनी चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। थर्ड पॉइंट कहता है होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अर्थात सरकार को उत्तरदायी बनाना। नंबर 1, सिटीजन्स कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। अगर मान लीजिए सरकार कोई गलत काम करती है, गलत दिशा में जा रही है या संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, संविधान के विपरीत कोई काम कर रही है, तो जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित होती है, जनता के पास होती है। इसीलिए डेमोक्रेसी का अर्थ होता है पावर ऑफ ए पब्लिक। दूसरा ये कह रहा है दे कैन यूज टूल्स लाइक RTI टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट वर्क। दूसरा, हमें 2005 में RTI का जो अधिकार मिला हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कोई भी भारत का नागरिक
गवर्नमेंट से यह पर्सन पूछ सकता है और उस पर्सन का उत्तर ले सकता है, अर्थात उसे सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए इसको RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन नाम दिया गया है। इसके बाद में नंबर 4 पर कहता है फॉलोइंग लॉ एंड ड्यूटीज, अर्थात चौथा नंबर ये कि अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को फॉलो करके, अनुसरण करके, उनका पालन करके। क्या? जैसे ये कहता है सिटीजन्स मस्ट रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओबे लॉ एंड परफॉर्म देयर फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी भारत के नागरिकों को संविधान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए और अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है, उनका पालन करना चाहिए। ए लॉ अबाइडिंग सोसाइटी इज इसेंशियल फॉर ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, अर्थात एक सामाजिक न्याय व्यवस्था जो है, समाज के जो सामाजिक कानून व्यवस्था है, उसका पालन करके भी हम अपने देश के अंदर लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अब है कंक्लूजन, यानी इसका क्या परिणाम, क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए, सिटीजन्स आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कौन होता है? नागरिक, अर्थात सिटीजन्स जो है वो डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी होता है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। व्हेन द वोट फॉलो लॉ, पार्टिसिपेट एक्टिवली, होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर सक्सेसफुल। अगर हम सही तरीके से अपने वोटों का प्रयोग करें, सही तरीके से हम सरकार के प्रति उत्तरदायी रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने अधिकारों का भी ध्यान रखें, ये सारे काम करके किसी भी देश में जहां लोकतंत्र शासन है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको हम और मजबूत बना सकते हैं और सफल बना सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन हाउ सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नागरिक क्या रोल अदा कर सकते हैं। तो हमने बताया कि 4 प्रकार के रोल हैं। देखिए, एक तो वोटिंग इन इलेक्शन, दूसरा पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशन, थर्ड है होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और नंबर 4 फॉलोइंग लॉ एंड ड्यूटीज, और उसके बाद में आ गया आपका कंक्लूजन। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको ज्यादा बढ़ा के लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता उतना ही लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, राइट एन एसे ऑन डेमोक्रेसी एंड इट्स चैलेंजेज इन इंडिया, अर्थात लोकतंत्र और लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियां, इनके ऊपर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। निबंध का मतलब है कि आप अपने विचार प्रकट करें कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की क्या विशेषता है और लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। चैलेंजेज का मतलब है डिफिकल्टीज, और इनके ऊपर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। तो आंसर देखो, सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अर्थ। पहली बात तो ये कि इसे हम पावर ऑफ पब्लिक कहते हैं। दूसरा, अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी की? द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक, फॉर पब्लिक एंड बाय द पब्लिक। ये क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हम ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जहां चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है। तो यहां इसका हमने अर्थ बता दिया। अब यहाँ डेमोक्रेसी के क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके सामने क्या समस्या है, ये हम आगे देखते हैं। हाँ, यह अब है आपका इम्पोर्टेंस एंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हमने पढ़ा कि भाई डेमोक्रेसी के ऊपर हमें क्या करना है कि ऐसे लिखना है। तो निबंध लिखने के लिए डेमोक्रेसी और उसके चैलेंज के लिए, तो पहले हमने देखा मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब है इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या इंपॉर्टेंस होती है डेमोक्रेसी की? देखिए, पहला ये कह रहा है अडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स हैज अ राइट टू वोट। ये डेमोक्रेसी की फीचर है, ये डेमोक्रेसी का महत्व है, ये डेमोक्रेसी की विशेषताएं हैं। तो पहला हो गया अडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात वयस्क मताधिकार, जिसको अपन कहते हैं कि प्रत्येक 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र का जो भी
बालक बालिका है, युवा है, उसको क्या है, वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट। देखो, एवरी सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स हैज राइट टू वोट, या हम कह सकते हैं एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स हैज राइट टू वोट। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम। देखिए, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी व्यक्ति समक्ष कानून के बराबर हैं, यानी कानून के समक्ष सब बराबर हैं। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, या किसी जाति धर्म भाषा लिंग, इसको लेके कोई भेदभाव नहीं है। हम कानून जो है एक पियोन से लेकर के और प्राइम मिनिस्टर तक सबके लिए भारत में कानून बराबर है। तीसरा ये विशेषता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार 51A के अंदर 11 कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे को यहाँ पर 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो इन तमाम फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, इनका हमें पालन करना चाहिए, जिससे लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत बनता है। फिर ये कहता है फंडामेंटल राइट्स के बाद में, तो फंडामेंटल राइट्स में ये क्या कह रहा है, वी इंडियंस हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, हम भारतीयों के पास 6 मौलिक अधिकार एंड 11 ड्यूटीज और 11 मूल कर्तव्य है। और कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस 6 फंडामेंटल राइट्स विद गारंटी, अर्थात जो मौलिक अधिकार है वो हमें संविधान के द्वारा जिम्मेदारी के साथ, गारंटी के साथ प्रदान किए गए हैं। फिर पॉइंट नंबर 4 में कहता है रेगुलर इलेक्शन, अर्थात लोकतंत्र की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए। तो ऐसा ही भारत में होता है, यानी रेगुलर इलेक्शन, नियमित चुनाव। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट अरेंज रेगुलर फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन इंडिया, भारत के अंदर सरकार की ये जिम्मेदारी है और वो ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाती है कि भारत में नियमित फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं। अब है चैलेंज, अर्थात लोकतंत्र के सामने क्या चैलेंज है, क्या मुसीबत है, क्या कष्ट है, या क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या डिफिकल्टीज है, इसको देखिए। पहला है करप्शन, लोकतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार जो होता है वो सबसे बड़ी चुनौती है। आज पूरे विश्व के सामने करप्शन जो है वो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो भारत में भी भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करती है और जिसके कारण अयोग्य व्यक्ति कई बार भ्रष्टाचार के कारण चुनाव जीत करके आ जाते हैं और फिर वो नाजायज फायदा उठाते हैं। तो पहला हो गया करप्शन। करप्शन इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द डेमोक्रेसी बिकॉज इट मेक्स वीक पब्लिक एंड देयर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, क्योंकि इसके कारण जनता का विश्वास जो है वो लोकतंत्र में कमजोर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है करप्शन के बाद में इनइक्वलिटी, अर्थात यहां पर जो ये देख रहे हो, देखो पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, गरीबी और असमानता। यहाँ भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में गरीबी के कारण भी लोग जो है वो लालच में आ जाते हैं और अपना वोट पैसों के लालच में या किसी अन्य लालच में आकर के दे देते हैं, जिससे जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है या अच्छा लीडर होता है वो चुनाव हार जाता है और कोई भ्रष्ट व्यक्ति जो होता है चुनाव जीत जाता है, जिससे लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा हो गया पुअर्टी एंड इनइक्वलिटी, यानी पुअर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी प्रिवेंट्स द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री एंड इट्स सिटीजन। गरीबी और असमान आर्थिक व्यवस्था के कारण भी व्यक्ति का और देश का दोनों का विकास अवरुद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पॉइंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। आज सबसे बड़ी समस्या यह है वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसमें यहां सम इलीगल
अंडरस्टैंड। तो यहाँ आप देखेंगे कि गरीबी और असमान अर्थव्यवस्था के कारण क्या होता है, देश का विकास रुकता है और नागरिकों का भी। नंबर 4, वोट बैंक पॉलिसी या वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक की जो पॉलिसी है उसके अंदर जाति, धर्म, भाषा इसको लेकर के लीडर्स जो है फायदा उठाते हैं और देश के अंदर एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत के अंदर लोग कुछ जातियों को या कुछ धर्म के लोगों को अलग से अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अर्थात पक्षपात करते हैं। जैसे द पार्टीज लैक ऑफ अवेयरनेस वांट टू जॉइन मोर एंड मोर वोट सो दे ट्राई टू डू सम इलीगल वर्क। अर्थात कुछ लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को, जाति विशेष के लोगों को लालच दे करके और देश की एकता और अखंडता को कमजोर होने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद में पॉइंट नंबर इसका 4, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। अशिक्षा भी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। अशिक्षित होने के कारण नागरिक जो अपना सहयोग देना चाहिए, जो सपोर्ट करना चाहिए, वो डेमोक्रेसी में नहीं कर पाता, जिसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत के अंदर लोकतंत्र क्या है, अर्थात मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी और चैलेंज ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सेक्शन डी के कंप्लीट कर दिए हैं। अब एक क्वेश्चन और होगा जो अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। जब तक आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें, इसको जितना हो सके इसको शेयर करें और लाइक करें तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत जल्दी जो आगे के आपके पेपर हैं उनको आप तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी न हो। तो जुड़े रहें राठौड़ सर 2438 के साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।